नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और पिछले 5-7 सालों के अंदर आप अच्छी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग जॉब भी कर रहे हो, तो वहां पर आपने 31 मार्च 2024 तक की जो बैलेंस शीट आपने देखी होगी या फिर आपने खुद बनाई भी होगी, तो उसका जो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था। जो हम इस बैलेंस शीट को टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टाइल की बैलेंस शीट भी बोलते हैं, जहां हमारी एक साइड लाइबिलिटी साइड होती है और उसी की अपोजिट साइड के अंदर एसेट साइड होती है। ये फॉर्मेट था 31 मार्च 2024 तक। लेकिन अब 31 मार्च 2025 की जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी, तो उसके लिए आईसीसी ने एक नया फॉर्मेट है जो बना दिया है बैलेंस शीट का भी। अब आप 31 मार्च 2025 की जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी कंपनी की, तो आपको इस फॉर्मेट में देनी पड़ेगी। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कोई लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की। यानी कि वो एक इंडिविजुअल हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं छोटे दुकानदार, जिनकी हमारी टैक्स ऑडिट होती है 1 करोड़ के टर्नओवर वाले, 2 करोड़ के टर्नओवर वाले, या हो सकते हैं अभी 50 लाख वाले भी 44 एडी के अंदर भी आईटीआर फाइल करते होंगे। तो ये जो फॉर्मेट है ये आईसीए के द्वारा लागू किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। और उनको सीए साहब लोगों के लिए ये बात भी बोली गई है भी अब आप जो रिपोर्टिंग करोगे जिस फॉर्मेट में, वो आप पुराने वाले फॉर्मेट में ना करके इस नए वाले फॉर्मेट के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर पुराने वाले फॉर्मेट के अंदर हमारा क्या रिकॉर्ड था और नए वाले फॉर्मेट के अंदर में क्या रिकॉर्ड देना पड़ेगा, सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पुराने वाले फॉर्मेट की, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है हर अकाउंटेंट को पता है, और इसी फॉर्मेट को जो नॉर्मल अकाउंटेंट है वो अच्छी तरीके से बना सकता है। क्योंकि इस बैलेंस शीट का हमें फायदा क्या होता है कि जैसे हमारे पास लाइबिलिटी के अंदर पर बात करते हैं एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, जैसे कि हमारे पास में एक सेंट्री क्रेडिटर्स का कोई ग्रुप है, और उस सेंट्री क्रेडिटर के अंदर हमारे पास में केवल 2 या 3 कंपनी ऐसी है जिनका हमें पैसा देना है। तो हम क्या करते हैं भी, हमारी बैलेंस शीट के अंदर पता भी एक पेज के अंदर बैलेंस शीट आ रही है, ठीक है, तो 2 या 3 नाम होते हैं तो हम उस बैलेंस शीट के अंदर ही उसका नाम लिख देते हैं। इसी तरीके से सेंट्री डेप्टर या 2 या 3 लोगों के नाम है तो हम बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं, अलग से हम कोई शेड्यूल नहीं बनाते, अलग से कोई एनेक्सर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से बैंक बैलेंस भी होता है भी, मान लीजिए हमारे पास में केवल एक ही बैंक अकाउंट है जिसका बैंक बैलेंस हमारे पास में है, तो उस बैंक का नाम हम यहाँ लिख देते हैं और उसका बैलेंस हम लिख देते हैं एसेट साइड के अंदर। तो हम अलग से मतलब एनेक्सर शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो नया वाला फॉर्मेट है, इस नए वाले फॉर्मेट के अंदर अब जो सारा खेल चलने वाला है वो नोट्स के थ्रू चलने वाला है, यानी कि पूरी डिटेल के साथ आपको रिकॉर्ड है जो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। हालांकि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं टेलीविजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, अकाउंटिंग के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हमारी जैसे एंट्री हम पहले करते थे वैसे एंट्री हमें आज भी करनी है। लेकिन बात करें जब फाइनल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके अंदर जो हम रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारे इतने सेंट्री क्रेडिटर हैं, इतने हमारे सेंट्री डेप्टर हैं, ये हमारा बैंक बैलेंस है, इतना हमारे पास कैश इन हैंड है, ठीक है, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो नए फॉर्मेट में करनी है। तो अब ये जो नए फॉर्मेट में करनी है वो 31 मार्च 2025 की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसका रिकॉर्ड तो रहेगा रहेगा। इसके साथ साथ जो हमने 31 मार्च 2024 को अगर कोई बैलेंस शीट हमारी बनी हुई है उसके अंदर उसका रिकॉर्ड क्या था वो भी हमें इस नए वाले फॉर्मेट के अंदर देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, यानी कि 31 मार्च 25 का तो डाटा जाएगा ही जाएगा। इसके साथ साथ हमारी पिछली बैलेंस शीट अगर हमारी कोई टैक्स ऑडिट हुई है या हमने बैलेंस शीट बना रखी है तो उसकी भी रिपोर्टिंग 31 मार्च 24 के जो बैलेंस थे कैपिटल अकाउंट के, क्रेडिटर के, डेब्टर के, कैश इन हैंड के, बैंक बैलेंस के, फिक्स्ड एसेट के, सारा का सारा रिकॉर्ड वो भी लिखना पड़ेगा। तो यानी कि पुरानी वाली बैलेंस शीट भी आपके सामने रखनी पड़ेगी और जो प्रेजेंट टाइम की जो डाटा है हमारे पास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो भी हमें सामने रखना पड़ेगा। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो भी कितना काम मुश्किल होने वाला है सीए साहब लोगों का, अकाउंटेंट लोगों का, ठीक है। चलो फिर भी अपने थोड़ा इस नए वाले फॉर्मेट के अंदर अपने फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको नेम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटी है उसका नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी कंपनी का नाम है, जिस नाम से आपकी शॉप आपकी दुकान रजिस्टर्ड है वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जो बैलेंस शीट हम कहाँ तक की बना रहे हैं, 31 मार्च की अपने बनाते हैं तो 31 मार्च 2025 का रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ नोट्स आप देखोगे 3 नंबर से नोट से स्टार्ट है, तो 1 और 2 का क्या है वो भी अपने देखते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ देखो, अभी तक नए पुराने वाले फॉर्मेट में तो क्या था, हमारी इस हॉरिजॉन्टल टाइप की बैलेंस शीट है, यानी कि जहाँ लायबिलिटी है उसी के सामने ही एसेट साइड का पार्ट है। लेकिन इस नए वाले फॉर्मेट के अंदर ये वर्टिकल स्टाइल के अंदर है, तो इसके अंदर अप डाउन के अंदर यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर है वो हमारी लायबिलिटी साइड आ रही है और उसके बाद में यहाँ से हमारी
नीचे के साइड में, डाउन के साइड में एसेट की जो हमारी डाटा है वो हमें लिखने पड़ेंगे, यानी कि ऊपर लाइबिलिटी, नीचे एसेट्स है, यानी कि अप डाउन वर्टिकल स्टाइल के अंदर ये नया फॉर्मेट आ रहा है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कैपिटल काउंट की, ठीक है। तो अब कैपिटल काउंट के अंदर क्या होता है, भाई यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, भी हमारी ओपनिंग बैलेंस ये था, ड्यूरिंग द ईयर हमारी ड्राइंग्स ये थी, कैपिटल हमारा नेट प्रॉफिट ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये बच गया। लेकिन यहाँ सारा रिकॉर्ड आपको नोट्स के थ्रू देना पड़ेगा, 3 नंबर नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। अब ये जो 3 नंबर जो नोट्स हमारा बनेगा वो यहाँ बनेगा। अब 3 नंबर से पहले 1 और 2 था, उसको यहाँ पर देखते हैं। यानी कि नोट 1 क्या था, वी ब्रीफ अबाउट द एंटिटी, यानी कि आपको अपनी जो कंपनी है, जो आपका शॉप है, उसके यहाँ पर आपको बारे में बताना पड़ेगा भी किस टाइप का नेचर है, क्या वर्किंग रहती है। उसके बाद में अकाउंटिंग की पॉलिसी क्या रहती है, अकाउंटिंग मेथड आप क्या यूज़ करते हो। उसके बाद में ओनर्स कैपिटल काउंट, 3 नंबर जो शेड्यूल है, यहाँ पर ये कैपिटल काउंट आ गया। यहाँ पे नेम ऑफ जो आपका प्रोप्राइटर है या पार्टनर है उनके नाम यहाँ पर आएंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के अंदर है तो वो आपको देना पड़ेगा, ये तो हमारी पार्टनर की कंडीशन में हो गया। उसके बाद में एज एट 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को कैपिटल काउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, यानी कि 31 मार्च 2024 का क्लोजिंग बैलेंस क्या था कैपिटल काउंट का। और ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस हुई है या कोई कॉन्ट्रीब्यूटेड हुई है तो वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। रेम्युनेशन फॉर द ईयर वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो आ रही हैं हमारी पार्टनर के लिए, इंटरेस्ट और रेम्युनेशन का। और उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉल आपने कितना किया हुआ है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना प्रॉफिट है जो शेयर आपने किया है। और यहाँ पर 31 मार्च 2025 का क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया। तो ये सारा का सारा फॉर्मेट के अंदर आएगा डाटा हमारा। और यहाँ जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच गया, ये क्लोजिंग बैलेंस है इस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2025 के अंदर। लेकिन अब 31 मार्च 2024 का भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। 31 मार्च 24 की जो मतलब बैलेंस शीट थी उसके अंदर कैपिटल बैलेंस कितना था, तो वो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब आगे भी यहाँ काम ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि अब आपको 2 सालों का रिकॉर्ड अपने पास में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर लाइबिलिटी साइड के अंदर 2 टाइप के आपको लाइबिलिटी यहाँ पर बतानी पड़ेगी, भी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। भी ऐसी लॉन्ग टर्म्स की बोरोविंग, यानी कि लंबे समय की जो उधारी है वो आपकी कितनी है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट कितनी है आपके पास में। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके कितने हैं। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े समय की आपके पास उधारी कितनी है। ट्रेड्स के पेबल्स कितने हैं, सेंट्री क्रेडिटर वगैरह। अदर करंट लाइबिलिटीज कोई आपके एक्सपेंसेस पेबल भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको पूरी डिटेल के साथ, तो पहले हमारे पास में क्या था, जो भी हमारी लाइबिलिटी थी वो हम करंट लाइबिलिटी के अंदर सेंट्री क्रेडिटर है, हमारे एक्सपेंसिव पेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए कितनी हमारी उधारी है, लंबे समय के लिए मतलब कम समय के लिए कितनी उधारी है, उसकी डिटेल हमें पुराने वाले फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ सब कुछ मांगा जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली मेरे को नहीं लगता सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा, विशेषकर उन छोटे दुकानदारों के लिए जिनके टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ है, क्योंकि वहाँ पर इस सब को मेंटेन करने के लिए परफेक्ट अकाउंटेंट की जरूरत होती है और एक प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हालांकि यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, सीईओ लोगों को किया जा रहा है भी आप जो रिपोर्टिंग करोगे वो पुराने वाले फॉर्मेट में ना करके नए वाले फॉर्मेट के अंदर आपको रिपोर्ट्स है जो करनी पड़ेगी। तो अब सीए साहब के ऑफिस के अंदर ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है और विशेषकर ऑडिट के टाइम में तो वैसे बहुत ज़्यादा रस रहता है। तो ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल वैसे भी पॉसिबल नहीं है। या सीए साहब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे या फिर आपकी बैलेंस शीट को चेक करेंगे या फिर कोई लास्ट ईयर का डाटा वो संभालते फिरेंगे, क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट एक्सेल है आता है जो अकाउंटेंट है जिन्हें कंपनी की ये सारा डाटा प्रोवाइड करवा देता है सीए के ऑफिस में, तो उनका काम काफ़ी हद तक जो आसान हो सकता है सीए के ऑफिस में। अदरवाइज ये सही भी, क्योंकि कुछ एक अकाउंटेंट लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सेल का नॉलेज नहीं होता, वो जो भी उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है उनका डाटा डायरेक्ट सीए के ऑफिस में वो सेंड कर देते हैं। तो सीए साहब को उनकी एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ उनको डाटा भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर एक्सेल के अंदर रिपोर्ट करेंगे, फिर अपने मतलब आईटीआर के पर्पज से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर 3CD का डाटा भी उनको तैयार करना है। तो अब 1 साल का भी काम पूरे मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता, तो पिछले साल का डाटा कहाँ कहाँ से मेंटेन होगा। तो आप कमेंट करके बताइए भी ये जो नया वाला फॉर्मेट है ये नए अकाउंटेंट लोगों के लिए या पुराने अकाउंटेंट लोगों के लिए, सीए साहब लोगों के लिए कितना मुश्किल का काम है, ये आसान है या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी तरीके से एसेट साइड के अंदर भी जो नॉन करंट एसेट्स है और आपकी करंट एसेट्स है तो वो भी आपकी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। यहाँ पर सारा का सारा खेल मतलब नोट्स का ही चल रहा है, यहाँ आपके सारे नोट्स बने हुए हैं, सारी डिटेल आपको नोट्स के थ्रू देनी पड़ेगी। जैसे ये आपका नोट्स 4 नंबर से लेके 6 नंबर का है, तो यहाँ पर आपकी जो भी लाइबिलिटी है
देखिए अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड आपके बैंक से कितने और अदर पार्टीज कितने हैं, लोन आपके रीपेबल्स कितने हैं ऑन डिमांड पे, बैंक के कितने हैं, अदर पार्टी के कितने हैं। तो यानी कि डाटा जो मांगा जा रहा है ना, पूरी डिटेल के साथ डाटा मांगा जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपकी लाइबिलिटी है टैक्स की, एसेट्स की, यानी कि डेफर्ड टैक्स है, ये तो कंपनी लोगों के लिए वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अदर अपने छोटे दुकानदारों की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मली हमारा सैलरी क्रेडिटर होता है। तो अब सैलरी क्रेडिटर के अंदर भी आपको बताना पड़ेगा भी सैलरी क्रेडिटर आपके लंबे समय तक के कितने रहेंगे, शॉर्ट टर्म के आपकी उधारी कितनी रहेगी, तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा वहाँ पर। इसी तरीके से अलग अलग आपके एसेट्स के नोट है, वो भी एसेट्स के नोट है। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर अपने बात करें तो बात ये भी इस साल की बात नहीं है, बात है भी आपको लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो भी साथ के साथ यहाँ बता हुआ आप भी चॉइस में ये क्या था। अगर आपकी कोई इनडायरेक्ट इनकम है 31 मार्च 25 की कितनी है, तो 31 मार्च 24 को कितनी थी, अब वो भी बैलेंस शीट आप खोल के देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब काम आसान करने की बजाय इस काम को और ज़्यादा उलझाने की कोशिश है जो करी जा रही है, क्योंकि अभी तक छोटे दुकानदार होते हैं उनके पास में जो अकाउंटेंट है वो इतने एक्सपर्ट भी नहीं होते। बहुत सारे लोग अभी भी मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर वो टेलीविजन सॉफ्टवेयर को यूज भी कर रहे हैं तो ये जो डाटा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारा डाटा प्रोवाइड नहीं होता, ये सारा का सारा मैन्युअली हमें देख देख कर करना पड़ता है। तो आई होप कि आज की ये जो नया फॉर्मेट है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी देख भी लिया होगा यूट्यूब पे और बहुत सारे देखा भी होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें एज ए अकाउंटेंट के व्यू से तो आपको नहीं, मेरे को भी तो नहीं लगता ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी सी सब लोगों के ऊपर इस चीज़ का भी दबाव बनाया जाएगा भी आपको जो रिपोर्टिंग करनी है नए वाले फॉर्मेट के अंदर करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर करना।